अप्लायंसेस जिनके अंदर मोटर होती है, चाहे वो अप्लायंसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर होती है, चाहे वो फैन हो, चाहे वो सबमर्सिबल हो, चाहे वो मिक्सर हो, ग्राइंडर हो, चाहे कोई भी और अप्लायंसेस क्यों ना हो जिनमें मोटर होती है, उन अप्लायंसेस को बहुत ज़्यादा इनिशियल टॉर्क देना पड़ता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। आसान भाषा में समझाऊं तो स्टार्टिंग में कोई भी मोटर अगर रुकी हुई है तो उसको स्टार्टिंग में घुमाने के लिए, स्टार्टिंग में उसमें टॉर्क देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है। ये बात क्या आप प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट कर पा रहे हैं? कोई भी चीज़ हो, अगर उसको आपको घुमाना हो, रोटेशन देना हो, तो वो जो चीज़ है वो स्टार्टिंग में उसमें वर्क डन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और धीरे धीरे वो वर्क डन कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई है जिससे वो अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं, वो अप्लायंसेस इतनी सारी, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई उनको इतनी एनर्जी एकदम से नहीं दे पाती। इसीलिए हर अप्लायंस जिसमें मोटर लगी हुई है, चाहे वो फैन है, सबमर्सिबल है, कोई भी और अप्लायंस है, उसमें एक डिवाइस लगाया जाता है। दैट डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर। उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर किसी भी डिवाइस को, किसी भी मोटर को इनिशियल में इतनी ज्यादा एनर्जी एक साथ दे देता है कि वो रोटेशन स्टार्ट कर देती है। तो कैपेसिटर किसी भी उसमें दो काम करता है। एक तो वो किसी भी मोटर को बहुत ज्यादा एनर्जी स्टार्टिंग में देता है ताकि वो रोटेट कर पाए, और सेकंड काम वो ये करता है कि जो रोटेशन है उसका वो कंटिन्यूअसली बना रहे। एक चीज समझना कि आपके घर में, मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में जाऊंगा यहाँ पे, आपके घर में जो फैन यूज होता है उसमें सिंगल फेज वाइंडिंग होती है, 3 फेज वाइंडिंग नहीं होती। तो सिंगल फेज वाइंडिंग में जब आप सप्लाई करते हैं करंट की और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उसकी वजह से जो आर्मेचर रोटेट करता है मोटर के अंदर, वो जो रोटेशन है वो पल्सेटिंग होता है हमेशा। अगर उसमें कैपेसिटर ना लगाया जाए तो समझना इस बात को कि वो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो पल्सेटिंग का मतलब है फ्लक्चुएटिंग होगी। वो चेंज ऑल्टरनेट, जैसे साइकिल बनती है वैसे वो उसका रोटेशन होगा। कभी वो जैसे करंट बढ़ता है, 0 से मैक्सिमम जाता है तो उसका रोटेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा, फिर मिनिमम हो जाएगा, फिर उल्टे डायरेक्शन में वो घूमने लग जाएगा। ये काम होगा एक फैन के साथ अगर उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाए। पहली बात तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा डायरेक्टली, लेकिन अगर कर भी दिया तो रोटेशन उसका कुछ ऐसा होगा। तो कैपेसिटर ये वो डिवाइस है जो हमारे लिए काम करके देता है। वो किसी भी मोटर को स्टार्ट भी करता है और स्टार्ट करने के साथ साथ उस मोटर को वो चलाए भी रखता है। तो इस सर्किट में हम पढ़ेंगे ओनली कैपेसिटिव सर्किट। कोई भी सर्किट हो चाहे उसमें 7 चीजें, अभी तक जो है, आगे हो सकता है ये सिनेरियो बदल जाए, तो अभी तक जो आपने पढ़ा है किसी भी सर्किट में वो 7 चीजें पढ़ी हैं। पहले डायग्राम, दूसरा उसके बाद ईएमएफ की वैल्यू कितनी दी है, तीसरा करंट, फोर्थ फेज डिफरेंस, फिफ्थ है अपोजिशन टू करंट, सिक्स्थ वेव डायग्राम एंड 7th फेजर डायग्राम। ये 7 चीजें आपको इस वाले सर्किट में पढ़नी है। नाउ स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। एक कैपेसिटर लगा हुआ है हमारे पास सिंपल एक सर्किट में, और कुछ इसका खास डायग्राम नहीं है। कैपेसिटर लगा है सर्किट में कुछ इस तरह का, दिस इज द कैपेसिटर, ठीक है। सेकंड चीज, आपने ईएमएफ कितना प्रोवाइड किया, तो ईएमएफ तो सप्लाई से आ रहा है, वो तो चेंज होना ही नहीं है, चाहे रजिस्टर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, ईएमएफ तो उतना ही दिया जाएगा। तो ईएमएफ यहां जो दिया गया है दैट इज ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। थर्ड, ईएमएफ आपने इतना दिया तो करंट आपको कितना मिला। अब देखिए, करंट की कहानी कैपेसिटर के केस में अलग होती है, आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए बोला कि सप्लाई से हम मोटर को अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर दें तो वो इतनी ज्यादा वो उसको स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन कैपेसिटर से अगर कनेक्ट किया आपने, सप्लाई को आपने कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट किया और फिर आपने मोटर को कनेक्ट किया, तो उस कंडीशन में आप वो जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर की ये खूबी है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी बहुत थोड़े से टाइम में रिलीज करता है।
आपको जब कैपेसिटर पढ़ाया था तो ये एग्जाम्पल दिया था, ये बिल्कुल वैसा है कि एक डैम है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और डैम के सारे गेट टूट जाएं तो जितनी तेजी से पानी बाहर निकलेगा, वो एग्जाम्पल है कैपेसिटर का। कैपेसिटर सारी एनर्जी जितनी भी उसके पास होती है वो सारी की सारी एनर्जी रिलीज कर देता है इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्यों करता है वो कैपेसिटर ऐसा? देखिए, कैपेसिटर की ये प्लेट्स हैं, अगर ये कैपेसिटर चार्ज है तो इसका मतलब ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, ठीक है, या वो पॉजिटिव ये नेगेटिव हो सकती है, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है प्लेट्स के साथ। लेकिन जैसे ही आप ये कैपेसिटर आपने किसी चीज से कनेक्ट किया, किसी अप्लायंस से आपने कनेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये वो लोड है, जैसे ही कनेक्ट किया तो ये जो चार्जेस हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये वाले चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्जेस भाग के कहाँ आने की कोशिश करेंगे? यहाँ, ये यहाँ आ जाएंगे और ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो चार्जेस का मोशन हुआ है, चार्जेस जो फ्लो हुए हैं वो बहुत तेजी से हुए हैं, बहुत ही ज्यादा तेजी से हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि कैपेसिटर जो है वो बहुत जल्दी चार्जेस रिलीज करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का काम क्या है कि जब आप उसको ईएमएफ प्रोवाइड करवाएंगे तो वो बहुत जल्दी, आपने ईएमएफ तो उतनी ही प्रोवाइड करवाई जितनी कि आप पहले करवा रहे थे किसी भी एलिमेंट को, लेकिन उस ईएमएफ की वजह से जो करंट रिलीज होगा कैपेसिटर से वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत छोटे से ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। तो उस करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, अगर करंट बहुत ज़्यादा होगा और ईएमएफ इतना ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या कंडीशन है? इसका मतलब ये है कि जो ईएमएफ है और जो करंट है उन दोनों के फेजेस में अंतर होगा, ठीक है। देखते हैं हम, तो करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। कोई रिलेशन है जो करंट और ईएमएफ को कनेक्ट करता है और कैपेसिटर को भी लेके चलता है, मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को भी लेके चलता है। हाँ, एक रिलेशन है तो सही, वो रिलेशन क्या है? दैट इज Q इज इक्वल टू C इंटू V। याद आ गया ये रिलेशन, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस रिलेशन में V इज इक्वल टू क्या है? V इज इक्वल टू E, और E इज इक्वल टू क्या है? E नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज इज इक्वल टू EMF, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, Q इज इक्वल टू C इंटू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपके पास Q है, करंट लाना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट से मैं इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो dQ बाई dt इज इक्वल टू C, कॉन्स्टेंट है, ये हो गया E नॉट और साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का आपको डिफरेंशिएशन करना है। दो फंक्शंस हैं तो चेन रूल लगेगा, पहले तो साइन ओमेगा टी का कंप्लीट हो जाएगा तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा तो ओमेगा आ गया। तो आपके पास dQ बाई dt क्या होता है? dQ बाई dt इज इक्वल टू I, करंट की वैल्यू है ये। तो I इज इक्वल टू C इंटू E नॉट कॉस, और ये आ गया ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। कॉस ओमेगा टी के को साइन के अगर टर्म्स में लिखना हो तो दो टर्म्स में लिखा जाता है, या तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और साइन 90 प्लस थीटा होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो कोई बात नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि कॉस को जब साइन के टर्म्स में लिखते हैं तो वो उसको 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, I इज इक्वल टू C इंटू E नॉट ओमेगा, ये हो गया साइन 90 मीन्स पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। और क्योंकि दोनों प्लस में है तो मैं इनको ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अच्छा, एक चीज़ और, नाउ इफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये वैल्यू 90 डिग्री है देन साइन 90 विल बी इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 अगर 90 हो गया तो इसका मतलब है आपने यहाँ ये क्या वैल्यू रख दी, ये यहाँ पे रख दी, तो साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। साइन 90 मतलब मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू अगर यहाँ रखी तो ये आपको साइन 90 पे जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, दैट विल बी मैक्सिमम। तो इट विल बी ई नॉट सी इंटू सॉरी आई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू ई नॉट ओमेगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट।
मैक्सिमम करंट। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, अब एक चीज करनी है, यहां से इस आई नॉट को उठा के यहां पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये करंट की वैल्यू है। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करंट की वैल्यू ये आ गई आपके पास ईएमएफ की वैल्यू ये आ गई। फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपका फेज। तो फेज अब दोनों के हम लिखेंगे फेज। ईएमएफ का फेज क्या है? ईएमएफ हैव फेज। ईएमएफ का फेज क्या है? फेज ये देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के बाद वाला, तो ये हो गया ओमेगा टी। और करंट का फेज क्या है? करंट हैव फेज। करंट का फेज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद वाला ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब आपने क्या किया? अब आपने दोनों को फेज डिफरेंस आपको निकालना है, मींस फाई निकालना है। तो फेज डिफरेंस मींस फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। सो इट विल बी ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया? पाई बाई 2। तो दोनों के बीच में फेज है क्या? पाई बाई 2। तो इतना तो क्लियर है कि दोनों के बीच में 90 है फेज। अब ये फेज जो है वो क्या शो करता है? कौन आगे है कौन पीछे है? करंट आगे है या ईएमएफ आगे है? तो उस कंडीशन में देखिए, करंट ईएमएफ की वैल्यू है ओमेगा टी फेज पे और करंट की वैल्यू है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मतलब जब ईएमएफ ओमेगा टी पे है उस कंडीशन में करंट ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे है। इसका मतलब ये है करंट अहेड ऑफ ईएमएफ बाई पाई बाई 2। क्या क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये फेज आ गया। चलिए फिफ्थ, तो ये जो फेज है यही बताता है कि ईएमएफ और करंट में क्या अंतर है, कि कैपेसिटर क्यों जरूरी है लगाना। अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाते, फैन को सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते, तो फैन की जो कॉपर कॉइल्स हैं वो तो रेजिस्टर की तरह बिहेव करती। अगर वो रेजिस्टर की तरह बिहेव करती तो उस कंडीशन में क्या होता कि जो रेजिस्टर वाला फंडा है वो लगता कि ईएमएफ भी ओमेगा टी पे और करंट भी ओमेगा टी पे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर कोई भी रेजिस्टर में अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं होता तो वो ऐसे ही चलते रहते दोनों साथ साथ। इसका मतलब ये है कि वो सप्लाई काफ़ी नहीं होती मोटर को रोटेट करने के लिए। मोटर को रोटेट करने के लिए करंट की वैल्यू ज़्यादा होनी ही चाहिए। तो करंट की वैल्यू ज़्यादा कब होगी? जब आप कैपेसिटर लगा देंगे और कैपेसिटर की वजह से जो करंट है वो ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। कितना आगे है? 90 डिग्री आगे है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट है अपोजिशन ऑफ करंट। अपोजिशन ऑफ करंट। अपोजिशन ऑफ करंट जो यहां शो किया जाता है वो एक्स सी से शो किया जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब इंडक्टर के केस में अपोजिशन ऑफ करंट एक्सएल से शो किया जाता था, यहाँ पे एक्स सी से शो किया जाएगा। और एक्स सी किसको शो करता है? दिस इज दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू तो ई नोट बाई आई नोट से ही निकाली जाती है। तो ई नोट की वैल्यू तो ई नोट ही हो गई। अब आई नोट की वैल्यू क्या है? आई नोट की वैल्यू हमने ये लिखी है सी ई नोट ओमेगा। तो ये वैल्यू हो गई ई नोट सी ओमेगा। ई नोट से ई नोट कैंसिल, ये वैल्यू आ गई आपके पास 1 बाई सी ओमेगा। मीन्स एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई सी ओमेगा। ये वैल्यू आ गई। अब देखिए C, अब यहां से एक चीज निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। XC, ये जो C है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर आप कांस्टेंट को हटा देंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन लग जाएगा। दैट मीन्स XC, मैं नीचे लिख देता हूं, दैट मीन्स
एक्स सी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी ओमेगा, सी ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या समझ में आ गई बात? अभी भी नहीं समझ में आई होगी। एक चीज और, अब देखिए ओमेगा, सॉरी 1/c ओमेगा नहीं, ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 2 पाई न्यू, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया xc। क्या आपको समझ में आ गई बात? ये क्या क्लियर हुआ? तो देखिए अब यहां से क्या लॉजिक निकलता है कि फ्रीक्वेंसी जितनी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस घटेगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे कैपेसिटर का जो अपोजिशन है वो घटता जाएगा, वो कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी करंट में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिस भी करंट में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उस करंट को कैपेसिटर कम अपोज करेगा, और जिस करंट में फ्रीक्वेंसी कम होगी उसको ज़्यादा अपोज करेगा। इसका मतलब है ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी लेसर द अपोजिशन, और लेसर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द अपोजिशन, दोनों में बस इतना अंतर है। क्या क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब ये है आपके पास दो तरह के करंट्स हैं, एक है एसी, एक है डीसी। दोनों की बात अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में की जाए तो डीसी जो है वो, डीसी के पास फ्रीक्वेंसी 0 होती है, डीसी के पास फ्रीक्वेंसी 0 होती है, लेकिन एसी के पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो अगर एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ये हो गया डीसी, सॉरी एसी, और ये हो गया डीसी, तो अगर एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो रिएक्टेंस क्या है? कम है। इसका मतलब ये है कि अगर एसी, आप एसी से कनेक्ट करते हो कैपेसिटर को तो अपोजिशन कम मिलेगा। तो कैपेसिटर अलाउ करता है किसको? एसी को, और ये ब्लॉक करता है किसको? डीसी को। क्या क्लियर हो गई बात? तो देखिए यहां हम लिख देते हैं, सिंस xc is inversely proportional to frequency, hence it will allow AC and block DC। आपको याद होगा बेटा कि जब आप थर्ड चैप्टर में क्वेश्चंस किया करते थे, सेकंड चैप्टर में भी, जब आप डीसी से कैपेसिटर को कनेक्ट करते थे और उसमें रेजिस्टर भी लगा होता था, तो जिस वाली ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्ट होता था उसको हम ओपन सर्किट कर देते थे। हम ये कंसीडर कर लेते थे कि उस ब्रांच में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। क्यों कर लिया ओपन सर्किट कंसीडर? क्योंकि डीसी को उसने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। ये वाली बात आपको याद रहनी चाहिए। और इंडक्टर के केस में भी आपको मैंने कुछ बताया था कि इंडक्टर जो है वो अलाउ करता है डीसी को और ब्लॉक करता है एसी को। वाइवा क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। चलिए इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है? फेजर डायग्राम। अब देखिए फेजर डायग्राम सोच समझ के सही सही बनाइएगा। फेजर डायग्राम में ये वाली एक्सिस या तो ईएमएफ की होगी या करंट की, दोनों ही इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये वाली वैल्यू जो है वो एंगल की होगी। ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये 2π हो गया। अब फटाफट वैल्यूज रखते हैं। सबसे पहले बनाऊंगा साइकिल किसकी? ईएमएफ की। ईएमएफ की, तो ईएमएफ की एंगल वैल्यू अगर 0 है दैट मींस ओमेगा टी 0। ओमेगा टी 0 मतलब कि साइन की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। साइन 0 0 मतलब कि आपको जो ईएमएफ 0 डिग्री पे मिलेगा वो कितना मिलेगा? 0। चलिए फिर आ जाते हैं π/2 पे। अगर एंगल की वैल्यू π/2, इसका मतलब ओमेगा टी π/2, ओमेगा टी π/2 इसका मतलब साइन π/2 क्या? मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी क्या? 1 यहां पे, और दोनों को कर दिया आपने कनेक्ट। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट है पाई मींस 180 डिग्री। ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मींस साइन 180। साइन 180 का मतलब हो गया ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उस पर साइन की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, तो आपकी साइन 0 0 यहां। नेक्स्ट 3π/2 मतलब 270 डिग्री। ओमेगा टी इज इक्वल टू 270 डिग्री मतलब साइन 270 विल बी इक्वल टू -1।
-1 मतलब आपको ये वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी कहाँ, मैक्सिमम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये आपको वैल्यू मिल गई यहां से ये वाली। नेक्स्ट है 2 पाई, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, साइन 360 और 2 पाई कौन सी वाली एक्सिस पे आएगा, यही आएगा वापस, ठीक है। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। तो क्या हो गया अगेन 0, ये वैल्यू आपको यहां मिल गई। चलिए ये वैल्यू किसकी हो गई यहाँ पे, ई नॉट की, और ये ग्राफ हो गया किसका, ईएमएफ का। अब करंट का बनाते हैं इसी में। करंट का कैसे बनेगा, करंट की आपके पास वैल्यू ये है। अब आपने एंगल रखा 0, एंगल रखा आपने 0 मींस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा टी अगर 0 कर दिया तो यहाँ क्या बचा, पाई बाई 2। अभी भी यहाँ क्या बचा, पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 होता है क्या, 1। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको 0 एंगल पे भी करंट की मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कहां से शुरू होती है, इसके पैरेलल यहां से, ठीक है। उसके बाद अपने रखा क्या, पाई बाई 2। तो यहाँ पे ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू, पाई मीन्स 180 डिग्री और साइन 180 होता है 0। तो इसका मतलब आपको जो वैल्यू मिली वो ये मिली। कंफ्यूज मत होना, पाई बाई 2 एंगल है आपका, पाई बाई 2 एंगल पे भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। चलिए नेक्स्ट है पाई। पाई को आपने ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई रखा, तो पाई प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 का मतलब हो गया 270 डिग्री मींस जो साइन की वैल्यू मिलेगी वो होगी आपकी -1। -1 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू वो हो गई यहां पर। नेक्स्ट 3 पाई बाई 2, ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रखा, तो आपके पास पाई बाई 2 ऑलरेडी है, तो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इट विल बी 4 पाई बाई 2 इट विल बी 2 पाई, और साइन 2 पाई क्या 0। चलिए नेक्स्ट है 2 पाई, आपने ऐड किया 2 पाई प्लस पाई बाई 2 इट विल बी 4 प्लस 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 का मतलब है यहां पे 270 डिग्री, 5 पाई बाई 2 का मतलब है कि ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी, दैट मीन्स 360 प्लस 270 डिग्री। तो यहां पे वैल्यू आ गई आपके पास क्या, मैक्सिमम। तो इस तरह से इसका ग्राफ चलता है साइन और वो सॉरी ईएमएफ और करंट का। तो ये जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी करंट। चलिए सेवेंथ क्या है, फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम फटाफट बना लेते हैं, ये लास्ट है। फेजर डायग्राम ये हो गया, ये आपने एक्सिस बना दी, ये 0 स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए आपका जो ईएमएफ है वो ओमेगा टी एंगल पे है, तो ओमेगा टी कुछ यहां से यहां बन गया, दैट मीन्स ओमेगा टी इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई आपकी ओमेगा टी की, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू है ये। अब देखिए करंट ईएमएफ से 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे है। तो 90 डिग्री आगे कहां लिया जाएगा, ये रहा आपका ईएमएफ और इससे 90 डिग्री आगे यहां होगा कहीं। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, ईएमएफ की, ये सॉरी करंट की वैल्यू हो गई। तो ये आई नॉट हो गया, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। क्या समझ में आ गई बात। हमेशा ये जो एंगल बनाए जाते हैं ये मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम ईएमएफ के बीच में ही बनाए जाते हैं, ईएमएफ और करंट के बीच में नहीं बनाए जाते, याद रखना, मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में बनाए जाते हैं। क्या क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो जैसे इंडक्टर पे कल कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, वैसे ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कैपेसिटर्स पे भी होते हैं, वो आप करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछेगा, ठीक है। तो आज यहाँ लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।